नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 184 के चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए, जो ये चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और इस चैप्टर से 5-5 नंबर के जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। जैसे कि संभारण प्रबंधन में परिवहन का क्या योगदान है, या फिर भांडागारण और वितरण केंद्र में क्या अंतर है। इस चैप्टर से ये प्रश्न बनते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहां ये प्रस्तावना हमें यह बताती है कि परिवहन से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले औद्योगिक इकाइयों में जहां पर विनिर्माण होता है वहां पर कच्चा माल आता है। फिर उस कच्चे माल से कुछ ना कुछ, जिस भी चीज़ की वो इकाई है, उस चीज़ का उत्पादन किया जाता है और उसके बाद अलग अलग वितरण केंद्रों तक उसे पहुंचाया जाता है। आफ्टर फिर वो वहाँ से उपभोक्ता तक पहुँच रहा है। लेकिन इन सारे प्रोसेस को जोड़ कौन रहा है? इस सारे प्रोसेस को जोड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन। तो प्रस्तावना हमें यही बताती है कि परिवहन का अर्थ क्या है, और इसके साथ ही साथ संभारण प्रबंधन में यानी कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में जो वेयर हाउसिंग है यानी कि भांडागारण है, इसका भी अपना बड़ा महत्व है। क्योंकि भांडागारण वह प्रक्रिया है जिसमें माल का स्टॉक किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहाँ पर बड़े पैमाने पर हम स्टॉक करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? भांडागारण और ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर यहाँ से शुरू है कि परिवहन के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट के 5 प्रकार होते हैं। पहला सड़क के माध्यम से, दूसरा रेलवे के माध्यम से, तीसरा जल मार्ग के माध्यम से, चौथा वायु मार्ग के माध्यम से, पाँचवा पाइपलाइन के माध्यम से। तो ये सब हम शायद जानते ही हैं, तो इस पर ज़्यादा समय हम खर्च नहीं करेंगे, केवल 1 मिनट का टाइम देंगे हम इसे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है, तो उसके लिए सड़क परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। और ऐसे में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को छोटे छोटे बाज़ारों से जोड़ने में ट्रक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम इसे ट्रक परिवहन या सड़क परिवहन दोनों कहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 2019 में भारत में लगभग जो ट्रक बाज़ार है वो 10,140 मिलियन US डॉलर का मूल्य है उसका। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान केवल और केवल भारतीय ट्रक बाजार से होता है, यानी कि ट्रक के माध्यम से बड़े पैमाने पर बाजारों और औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा गया है। तो ये बात सड़क की हो गई, तो सड़क पे तो हम लिख ही देंगे। इसके बाद हमें ये भी पता है कि किसी भी देश की जो आर्थिक धमनियाँ होती हैं वो रेल मार्ग होती है। बिना रेल मार्ग के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि औद्योगिक इकाइयों और बाजारों को एक राज्य से दूसरे राज्य से जोड़ा जा सकता है। इवन हमारे देश में तो सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र भी कौन है? रेलवे। आंकड़ों के हिसाब से जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 26% रेलवे से ही होता है। सस्ता का सस्ता और तेज गति से चलने वाला और भारी पदार्थों को ढोने वाला मार्ग है कौन सा? रेलवे मार्ग। ये सब बातें हम जानते हैं। तीसरी बात है शिपिंग, जल मार्ग। दुनिया का सबसे पुराना परिवहन का जो मार्ग है वो जल मार्ग ही है। जब भाप के इंजन भी नहीं बने थे ना, तब से जल मार्ग से परिवहन हो रहा है, और आज भी बड़े पैमाने पर एक देश से दूसरे देश में माल की आवाजाही हो रही है वो जल मार्ग के माध्यम से ही हो रही है। इसके साथ साथ वायु मार्ग सबसे कम यूज़ किया जाता है, केवल 1% ही वायु मार्ग का यूज़ किया जाता है। रीज़न उसका यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। परिवहन का एक जो नया साधन है वो है पाइपलाइन। आज बड़े पैमाने पर तेल, प्राकृतिक गैस और केमिकल्स के लिए परिवहन का रूप में पाइपलाइन का यूज़ किया जा रहा है। लगभग 2/3 यानी कि 67% पेट्रोलियम उत्पादों का जो संचालन है वो पाइपलाइनों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन पाइपलाइन की कुछ खास बातें भी हैं और कुछ इसकी निगेटिविटी भी है। खास बात यह है इसकी इसे कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसकी कमी यह है कि इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। कई बार क्या होता है, कुछ असामाजिक तत्व इन पाइपलाइनों को क्या कर देते हैं, टारगेट भी ले लेते हैं। तो ऐसे में ना इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो परिवहन क्या है? परिवहन के 5 प्रकार हम बता देंगे अगर आएगा। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। सड़क, रेलवे, जलमार्ग, वायु परिवहन, पाइपलाइन और इंटर मॉडल के बारे में बता रहे हैं। देखो इंटर मॉडल क्या है। इंटर मॉडल में क्या होगा, आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। कुछ कंटेनर रेलवे के माध्यम से भेजे जाते हैं और कुछ शिप के माध्यम से। तो कह रहा है सबसे बड़े कंटेनर लगभग 53 फीट लंबे और 100 फुट ऊंचे होते हैं। ठीक है भाई। तो इंटर मॉडल का मतलब क्या है? कंटेनर। तो परिवहन के प्रकार तो हम बता ही देंगे, और परिवहन के कार्य हमें आते ही हैं कि परिवहन का काम क्या होता है। तो देखिए, चाहे भारत की बात करें और चाहे विश्व के किसी भी देश की बात करें, आज ट्रांसपोर्टेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पूरे देश को और पूरे विश्व को जोड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? ट्रांसपोर्टेशन की है, कम्युनिकेशन के बाद। यानी कि सबसे पहले कम्युनिकेशन जोड़ता है, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन, जिस कम्युनिकेशन के बाद अगले चैप्टर में हम करेंगे भी। तो देखिए, परिवहन जो होता है वो लेन देन के 5 पक्षों से प्राप्त होता है, प्रभावित होता है। सबसे पहला कोई बंदा होगा जो माल भेज रहा होगा, दूसरा बंदा होगा जो माल प्राप्त कर रहा होगा, तीसरा होगा जो पहुंचाने वाला होगा, चौथी सरकार और पांचवी जनता। ये पांचों परिवहन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा परिवहन इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है। पूरी इकोनॉमी किस पर है? परिवहन पर ही निर्भर है। इसके साथ साथ माल परिवहन संरचना में वाहन और वाहक जो 5 आधारभूत साधनों में से एक है वो इसके अंदर मिला ही होता है। परिवहन आज सेवा सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है और सरकारी परिवहन अधिनियम 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, एक आर्थिक और एक सुरक्षा, जो कि सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये परिवहन की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ये सब हम जानते हैं। चैप्टर हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भांडागारण क्या होता है और भंडारण क्या होता है। तो अगर परिवहन के कार्य आए, परिवहन के प्रकार आए, आई होप सो आप ये कर देंगे। बात आती है भांडागारण और भंडारण क्या है। तो जैसा कि हमने प्रस्तावना में ही पढ़ लिया था कि एक ऐसी जगह जहाँ पर माल का स्टॉक किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भांडागारण। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी नहीं, जो ये भांडागारण है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं। जो ये भांडागारण होते हैं क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि भांडागारण और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में क्या अंतर होता है। तो देखो, भांडागारण वह जगह है जहाँ पर माल का केवल स्टॉक किया जाता है। लेकिन जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, यानी कि वितरण केंद्र होगा, वहाँ पर माल भी रखा जाएगा और भी बहुत सारे कार्य किए जाएंगे अन्य। और ये भी नहीं है कि एक ही तरीके का माल होगा, हो सकता है कई तरीके का माल हो। जैसे कि यहाँ पर अंतर बताया गया है कि भांडागारण का प्रयोग तो केवल उत्पादों को संग्रह करने के, यानी कि उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। लेकिन वितरण केंद्र में पता है क्या है? केवल माल को रखा नहीं जाता, बल्कि लोगों की डिमांड के हिसाब से माल को पूरा भी वहीं पे किया जाता है, कमी भी वहीं पे की जाती है, पैकिंग भी की जाती है, पैकिंग को चेक करना भी किया जाता है। कहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। यानी कि डिमांड के हिसाब से माल आएगा, वहीं से उसकी सप्लाई की जाएगी। कोई कमी है तो उस कमी को भी पूरा किया जाएगा, पैकिंग वगैरह की सुविधा भी दी जाएगी। कहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। जबकि ये सुविधाएं भांडागारण में नहीं होती। इसके अलावा एक वितरण केंद्र भांडागारण की तुलना में कम अवधि के लिए होता है। यानी कि जहाँ पर हम स्टॉक करते हैं वो तो लंबे समय के लिए स्टॉक कर सकते हैं उस जगह पर, लेकिन जो वितरण केंद्र होगा वो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक वितरण केंद्र ना कस्टमर केंद्रित होता है, यानी ग्राहक केंद्रित होता है, जो सप्लायर और ग्राहकों के बीच में ना एक पुल का काम करता है। लेकिन भंडागारण की भूमिका ये नहीं होती। भांडागारण होते हैं या फिर भंडारण होते हैं ना, ये थोक मार्केट से रिलेटेड होते हैं, ये रिटेलर से नहीं होते। जबकि जो वितरण केंद्र हैं ये रिटेल मार्केट से भी संबंधित होते हैं। तो अगर भांडागारण और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में अंतर आ गया तो कर देंगे। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि जो भांडागार है ना, ये अपने एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं। इन्हें पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई, इस दिन इतना सामान यहाँ पर आना है और इससे इतने सामान इतने दिन में जाना है। लेकिन जो ये होता है ना वितरण केंद्र, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कोई दुकान है जहाँ वहाँ से सामान बहुत सारा बिक रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही दिन में बिक जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि भांडागारण जो है वो अपने एक फिक्स उद्देश्य से काम करेगा, जबकि वितरण केंद्र का वो उद्देश्य नहीं होगा। तो भांडागारण और वितरण केंद्र में अंतर आ गया तो हम डेफिनेटली कर देंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब बात यह है कि कौन सी चीज़ें जो भांडागारण को प्रभावित करती हैं। यानी कि अगर मुझे एक वेयर हाउस का निर्माण करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए अलमारियाँ, रैक, जिसमें मैं सामान को अपने हिसाब से रख सकूँ, स्टॉक कर सकूँ। इसके साथ ही साथ मेरा जो गोदाम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो जलवायु जिसकी कैसी हो, ना ज़्यादा ठंडी हो और ना ज़्यादा गर्म, या फिर मेरे सामान के हिसाब से हो। मान लो मेरा सामान ऐसा है जो ठंडी जलवायु में रखा जा सकता है, तो मेरा जो पूरा का पूरा वो गोदाम होगा वो ऐसा होगा जिसका पूरा का पूरा गोदाम ऐसा होगा जिसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो यानी कि जलवायु नियंत्रण प्रणाली के हिसाब से भी होगा ये। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि सॉफ्टवेयर प्रणाली भी यहाँ पर होंगी अगर मेरा टेक्निकल काम है। चौथा, यहाँ पर उत्पादों को एक जैसे दूसरी जगह रखने के लिए छोटे छोटे टूल्स की भी ज़रूरत होगी। जैसे कि आप किसी गोदाम में देखिए, वहाँ पर क्या है, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ट्रॉली का यूज़ करते हैं।
इसके अलावा मांग को पूरा करने के लिए एक तरीके से माल की पूर्ति यानी कि रिजर्व का स्टॉक रखता है। मुझे ऐसी जगह चाहिए जो उत्पादों के लिए क्या रखे, मेरी सुरक्षा करे, ऐसा ना हो कि उसे नुकसान पहुंचे। उत्पादों को लाने और ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उन्हें भेजने के लिए परिवहन की उपलब्धता भी हो वहाँ पर। ऐसा ना हो कि मेरा गोदाम जहाँ पर है वहाँ पर सड़कें ही नहीं है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन ही नहीं है। तो मुझे अगर एक गोदाम बनाना है, एक भंडारण बनाना है, या फिर एक भांडागारण बनाना है, वेयर हाउस बनाना है, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अब बात ये आती है कि ये जो भांडागारण है काम क्या करते हैं। तो भांडागारण जो काम करते हैं वो काम ये है, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, माल की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि माल आएगा और यहाँ पर रखा जाएगा। जब माल यहाँ पर रखा जाएगा तो इसके बाद इसे वहाँ पर पहुँचाया जाएगा जहाँ पर उस सामान की क्या होगी, जाँच। यानी कि भांडागारण का पहला काम क्या है, माल की प्राप्ति। भांडागारण का दूसरा काम है शॉर्टिंग। देखिए सॉर्टिंग का मतलब क्या है, यानी कि श्रेणीकरण का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे सामान आए तो उन्हें आइटम वाइज अलग अलग भागों में बांट देना और रैक में उसी हिसाब से लगा देना। अब देखिए तीसरा काम इनका होता है डिवीज़न यानी कि विभाजन। जब देखिए माल बहुत सारा एक साथ आता है ना तो कुछ चीज़ें टूट फूट जाती हैं, तो उन टूट फूट चीज़ों को अलग करना पड़ता है, उन्हें अलग से पैक करना पड़ता है। तो ये काम भी किसका होता है, भांडागारों का। तो भांडागारों का पहला काम क्या, माल की प्राप्ति, फिर आइटम वाइज उन्हें अलग करना, तीसरा अगर चीज़ें टूट फूट हो गई तो उसे अलग करना, और चौथा सबसे बड़ा काम हमें पता है स्टोरेज, कि जब हम श्रेणीकरण कर देते हैं, सामान को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, टूटी फूटी चीज़ें भी उसमें से निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो फुटकर व्यापारी हैं उन्हें आइटम्स के हिसाब से डाटा उनका इकट्ठा करते हैं। इसके बाद क्या होता है, शिपमेंट जो उनकी होने वाली है, यानी कि अब जब हम माल जाएगा फुटकर बाज़ारों तक, थोक बाज़ार से कहाँ तक, फुटकर बाज़ारों तक, तो ग्राहक की डिमांड के हिसाब से थोड़े समय के लिए चीज़ें इकट्ठी की जाएंगी, फिर उनके सामान उनकी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। अगला काम होता है हैंडलिंग, सामग्री हैंडलिंग। भौतिक वितरण प्रणाली का ये एक भाग है जिसमें माल को उतारा जाएगा, माल को चढ़ाया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हैंडलिंग। चौथा है प्रदर्शन। कुछ भांडागारण बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादों को क्या करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। इसके अलावा वस्तु सूची का नियंत्रण। वस्तु सूची के नियंत्रण में क्या होता है, इसमें माल की प्राप्ति और उसके लिए पूरे पूरे आलेख तैयार किए जाते हैं कि माल को किसी भी चोरी से बचाया जा सके, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा कुछ माल ऐसे होते हैं जिसका उसी रूप में यूज़ नहीं किया जाता, तो ऐसे में जैसे उदाहरण के लिए बता रहा है, कई बार ऐसे कुछ गोदाम ऐसे होते हैं जहाँ कच्चे फल आते हैं, फिर वहीं पे फलों को पकाया जाता है, लकड़ी को सुखाया जाता है, गेहूँ को पिसवाया जाता है, धान को पॉलिश की जाती है। तो प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग का काम भी किसका ही है, भांडागारों का। इसके अलावा ग्रेडिंग और ब्रांडिंग का काम भी किसका है, भांडागारों का ही। ग्रेडिंग और ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि कुछ भांडागार जो माल के उत्पादक, थोक विक्रेताओं और आयातकों की ओर से, आयातक वो होते हैं जो इंपोर्ट करते हैं सामान को, ग्रेडिंग और ब्रांडिंग भी करते हैं कि किस ग्रेड का माल है ये, किस ब्रांड का माल है ये सब चीज़ें भी देखता है ये। और ट्रांसपोर्टेशन, तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, और हमने पहले ही पढ़ लिया कि भंडारण हम उसी जगह स्थापित करेंगे जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी। अब बात आती है कि भांडागारों के प्रकार क्या हैं। तो जो भांडागारों के प्रकार हैं, पहला होगा निजी, जिसमें किसी व्यक्ति या एक कंपनी का अपना होगा, सारे रख रखाव की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की या कंपनी की होगी। लेकिन दूसरा होगा पब्लिक। पब्लिक वाला जो होगा, सार्वजनिक भांडागार जो होगा, इनके लिए क्या किया जाएगा, शुल्क भुगतान किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से किराए पे लिया जाएगा, होंगे ये सरकारी। इसके लिए ठेकेदारी प्रथा होगी, इसके रखरखाव में के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ठेकेदारी प्रथा होगी, कुल मिला के थोड़ा सा गवर्नमेंट के अंडर में होगा ये, ठीक है, जिसकी शेयरिंग की जाएगी। बड़े बड़े व्यापारिक घराने इसी का यूज़ करते हैं, मोस्टली ये पोर्ट के पास होते हैं। कौन से, सार्वजनिक भांडागार। तीसरे होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। कौन से वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, यानी कि अनुबंध भांडागार। जितना ही माल बाहर से आ रहा है, जब वो इंपोर्ट हो रहा है सामान, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, यानी कि टैक्स लगेगा। जब तक अगर वो टैक्स नहीं आएगा तब तक उस माल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में जिस वेयर हाउस में उस माल का हम स्टॉक करेंगे, उसी वेयर हाउस को हम बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, यानी कि अनुबंध भांडागार। यानी कि ये कहाँ पर होंगे, ये भी पोर्ट के पास होंगे। तो अनुबंध भांडागार कहाँ पर होंगे, पोर्ट के पास होंगे। जितना ही माल इंपोर्ट होगा, जब तक इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क, सीमा शुल्क वहाँ पर नहीं जमा करोगे आप, जब तक वो माल आगे नहीं बढ़ेगा। चौथा है विशेष वस्तु भांडागार। जो विशेष वस्तु भांडागार है,
इसमें कुछ विशेष यानी कि स्पेशल वस्तुएं ही तैयार की जाएंगी, जैसे तंबाकू, कपास, गेहूं, यानी कोई एक ही चीज़। अगला है शीत भांडागार। जितनी भी चीज़ें जल्दी नष्ट होने वाली हैं उनका स्टॉक किया जाएगा, जैसे अंडे, मक्खन, फल, सब्जियां, मछली, ताज़ा मांस, ये सब चीज़ें जल्दी खत्म हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती है, तो इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। और अगला है संस्थागत भांडागार, इंस्टीट्यूशनल वेयर हाउस। विभिन्न संस्थानों और निकायों के अपने कार्यों के हिसाब से स्वयं के भांडागार होते हैं। इन भांडागारों में जो बैंक है वो ऋण देता है, ठीक है, और ये व्यापारियों का माल रखते हैं। रेल मार्गों ने भी भांडागार अपने अपने बना रखे हैं बहुत सारे, जिनमें बड़ी मात्रा में माल को रखा जाता है। यानी कि भांडागार कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। लास्ट में जो चैप्टर में है वो ये है कि जो ये परिवहन व्यवस्था में और भांडागार व्यवस्था में बिलिंग होती है, ये बिलिंग में कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जब ट्रांसपोर्टेशन से हमने कोई सामान मंगाया, मान लो ट्रक से कोई सामान आया, तो कुछ पर्चियाँ में देगा, तो उन पर्चियों को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमें यही बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, पहला वर्ड हमारे सामने आता है लॉरी। लॉरी रिसिप्ट यानी कि LR, ये माल की पावती होती है जो परिवहन कंपनी द्वारा माल भेजने वाले व्यक्ति को दी जाती है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जिससे वो माल भेजेगी उसे एक रिसिप्ट देगी, वो रिसिप्ट आपको देगा, ठीक है। यानी कि उस रिसिप्ट को दिखाकर ही आप माल की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? लॉरी रिसिप्ट। ये क्या होती है? यानी कि मेरे पास एक रिसिप्ट होगी पहले से ही, सामने परिवहन वाला यानी कि ट्रक वाला मान लो बंदा आया है सामान लेकर, तो कहेगा रिसिप्ट दिखाइए। तो जब मैं उसे रिसिप्ट दिखाऊंगा ना, तभी वो मुझे सामान देगा, तो इसी रिसिप्ट को मैं क्या बोलूँगा? लॉरी रिसिप्ट यानी कि LR। दूसरी होगी RR यानी कि रेलवे रिसिप्ट। तो जब आप क्या करोगे? रेल मार्ग से सामान मंगाओगे, तो जो रिसिप्ट मिलेगी वो बस उसे क्या कहेंगे? रेलवे रिसिप्ट। यानी कि रेलवे रिसिप्ट और लॉरी रिसिप्ट में कोई अंतर नहीं है। लॉरी रिसिप्ट जो है वो एक तरीके से सड़क परिवहन में यूज़ होगा, जबकि रेलवे जो रिसिप्ट है वो रेलवे में यूज़ होगी। तीसरी है प्रेषण यानी कंसाइनमेंट नोट। अब जो कंसाइनमेंट नोट वो होता है जिसमें रेलमार्ग कंपनियों द्वारा उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं जो रेल से माल भेजने के लिए इच्छुक हैं। यानी कि जितने भी व्यापारिक समुदाय, जितने भी औद्योगिक घराने रेलवे मार्ग से सामान अपना भेजते हैं, उन सबको जो नोट दिया जाता है उसे हम कंसाइनमेंट नोट कहते हैं, जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती हैं। चौथा है बिलिंग ऑफ लैंडिंग यानी कि लदान बिल। लदान बिल क्या होता है? ये भी एक दस्तावेज होता है जो वाहक के एजेंट द्वारा शिपर के लिए जारी किया जाता है, जो कप्तान, जहाज के एजेंट या मालिक द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि उस पर सिग्नेचर होते हैं, और माल से संबंधित इसका लिखित प्रमाण पत्र भी होता है। यानी कि कुल मिलाकर पानी के जहाज़ से जो सामान जाएगा, शिपिंग जो होगी, वहाँ पर जो यूज़ होगी बिल, उसे हम बिल ऑफ लैंडिंग कहेंगे। और वायु मार्ग से जो बिल जाएगा उसे एयरवे बिल कहेंगे। और CMR दस्तावेज, जो CMR दस्तावेज होगा यह एक इंटरनेशनल बॉन्ड होगा जिसमें सड़क परिवहन, प्रेषक, वाहक, प्राप्तकर्ता सारे पक्ष शामिल होंगे। सबके लिए टर्म एंड कंडीशन होगी, कौन से लेवल पर? लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसे एक बहु मॉडल बिल ऑफ लैंडिंग होगा। कौन सा? मल्टी मॉडल बिल ऑफ लैंडिंग। इसमें क्या होगा? मल्टी मॉडल बिल ऑफ लैंडिंग में क्या होगा? यह उस माल के लिए होगा जो शिपमेंट के दौरान परिवहन इकाइयों को, जैसे ही कंटेनर जिसमें 2 या 2 से अधिक परिवहन के साधनों का प्रयोग होगा, जैसे सड़क मार्ग से माल आएगा पहले कंटेनर, फिर समुद्र पर माल भेजा जाएगा, तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टी मॉडल। देखिए नाम में ही मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा। तो जैसे कंटेनर मान लो आए, पहले ट्रक से आएंगे, फिर कहाँ? जहाज़ों से भेजे जाएंगे। तो ऐसे में जो भी बिलिंग यूज़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी मॉडल बिल ऑफ लैंडिंग। अगला है डॉक वारंट या फिर वेयर हाउस वारंट। तो जो डाक वारंट होता है, ये क्या होता है? ये माल के अधिकार का दस्तावेज होता है जो डाक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि माल ले लिया गया है। जैसे कि आपके पास सामान आया तो आप क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे और आप ये कह देंगे कि हाँ, ये माल मैंने प्राप्त कर लिया है। तो इस वाली रिसिप्ट को क्या बोलेंगे हम? डाक वारंट। और अगला है भांडागार रक्षक रसीद। ये केवल माल की रसीद होती है जो कि भांडागार का जो रक्षक है, यानी जो वहाँ पर गार्ड है, उसके द्वारा माल के मालिक को जारी की जाती है। ये माल के अधिकार का कोई दस्तावेज नहीं होती। और लास्ट में डिलीवरी ऑर्डर। ये माल के मालिक का एक ऑर्डर होता है जो कि भांडागार प्राधिकरण को दिया जाता है, यानी कि भांडागार अथॉरिटी को दिया जाता है, जो कि थोड़ी मात्राओं में वितरण की आवश्यकता इसमें होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं। चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस बुक में ना
आगे देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है। इस बुक में ना जो वर्ड हैं वो थोड़े से टफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक भी टफ है। तो अगर उसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ लिया जाए ना तो ये बहुत आसान है, 50 में से 40 नंबर आसानी से आ सकते हैं इसमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।